हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। चैप्टर 3 जो कि है पार्ट 3 उसका डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमारी इकोनॉमी के अंदर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है लिबरलाइजेशन, जिसमें आपने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पढ़े, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स आपने पढ़े। तो काफ़ी बड़ा पार्ट तो लिबरलाइजेशन में ही जो है इस पॉलिसी के तहत कर दिया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके रीजंस भी हमने आपके साथ डिस्कस करे। अब हम आपके साथ जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है, दैट इज प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो डिस्कस करते हैं और फिर ये इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम जानेंगे कि इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या फायदे क्या नुकसान रहे। ज्यादातर तो आप देखेंगे फायदे ही थे, नुकसान तो थोड़े बहुत देखिए हर एक चीज के होते ही होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया। तो प्राइवेटाइजेशन में डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इट रेफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इन जनरल प्राइवेटाइजेशन का यही मतलब होता है कि जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा, वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर से बेचकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। जैसे कि आप लोगों के साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1991 से पहले ज्यादातर चीजों में, मोस्टली चीजों में, ऑलमोस्ट चीजों में पब्लिक सेक्टर ही था। चाहे वो स्कूल्स की बात करी जाए या एयरवेज की बात करी जाए, बहुत सारी चीजों में आपके पास पब्लिक सेक्टर था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को कोई ऐसा इंसेंटिव फील नहीं होता था, बिकॉज बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी लाइसेंस को लेकर, टैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे। तो काफी सारी चीजें थी जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंसेंटिव नहीं लगता था कि वो इकोनॉमी में प्राइवेट यूनिट्स ओपन करें। एक तो बाहर के कोई भी कंपनीज हमारे इंडिया में नहीं थे, दूसरा जो हमारी इंडियन प्राइवेट सेक्टर था वो भी उतना ज्यादा इसमें मोटिवेट फील नहीं करता था। तो बहुत ही कम चीजों में आपको प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलेगा, टाटा उनमें से एक था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा था 1991 से पहले। और जब ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है वो काफी ज्यादा लॉस मेकिंग चल रहा है, और उस लॉस का जो नुकसान है वो गवर्नमेंट के बजट पे पड़ता है, और जिस वजह से बजट डेफिसिट्स आती हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि यहाँ पर हमें प्राइवेटाइजेशन को लाने की जरूरत है। यानी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिनको पीएसयूज भी बोला जाता है, उनको बेचकर प्राइवेट सेक्टर में जो है सेल कर दिया गया। दो तरीके से आप जो गवर्नमेंट है वो ये पॉलिसी अपनाती है और अपनाई है इसमें। एक होता है 100% सेल, यानी कुछ यूनिट्स तो ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग थी, उन्हें पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया। और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था गवर्नमेंट के पास, डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ पार्ट जिसे कि 49% पोर्शन बोलते हैं, कि 49% जो स्टेक था, 49% जो हिस्सा था, गवर्नमेंट ने उसे किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को। यानी बाकी का 51% जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, बहुत सारी चीजों में अभी भी हमें ये चीज देखने को मिलती है जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो दो तरीके से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए जा सकती है। तो पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग चल रहे थे, जिस वजह से गवर्नमेंट के बजट पर नुकसान होता था, क्योंकि एक्सपेंडिचर और लॉस ज्यादा थे, और कंपैरेटिवली इनकम जो थी इन पब्लिक सेक्टर यूनिट से वो गवर्नमेंट की काफी कम थी। और यही वजह था, आपने देखा था कि 1991 में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे चला गया था, और इसी वजह से हमें ये पॉलिसी अपनानी पड़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी बोला जाता है, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन एंड सेकंड नंबर पर आपने प्राइवेटाइजेशन, यानी जो लॉस मेकिंग पब्लिक यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उनको सेल कर दिया गया, और कुछ यूनिट को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा और कुछ यूनिट को गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिया। यानी तीन पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई। एक तो 100% अपने पास रख लिया गवर्नमेंट ने, राइट, और एक तरफ था 100% प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, और बीच का रास्ता भी गवर्नमेंट ने अपनाया, जिसमें 49% जो स्टेक था वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, और 51% जो स्टेक है यानी ऑनरशिप है, जो कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो इन तीनों मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर गवर्नमेंट ने कोशिश करी इस पॉलिसी के थ्रू अपनी इकोनॉमी को, जो हम क्राइसिस फेस कर रहे थे, उससे उबारने की, और काफी हद तक हम सक्सेसफुल भी रहे इस चीज में। तो ये था आपके पास प्राइवेटाइजेशन। और व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। पर देखिए डियर, ऐसा भी नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन के तहत गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से सारी जो यूनिट्स थी, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। जैसे कि हमने बताया कि 3 स्कीम्स का इस्तेमाल करा, कुछ को 100% प्राइवेटाइज कर दिया, कुछ को 100% गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो जिनको अपने पास रखा
उन पर पूरा ध्यान दिया कि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा जाए। इट्स लाइक दैट कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखकर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये स्ट्रैटेजी भी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी थी, बट वो इम्प्लीमेंट करने में उतनी सक्सेसफुल रही नहीं रही, वो तो धीरे धीरे हमें समझ में आया। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम ये सोचा, जो भी पॉलिसी बनाई, कि पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी, जितनी भी बची हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनको क्लासिफाई करा गया और उन पर और ज्यादा ध्यान दिया गया। तो उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न में 10 यूनिट रखी गई, ऑल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी एक्सेट्रा, ऐसी करके 10 कॉर्पोरेशन, 10 कंपनीज रखी गई। नवरत्न में 14 कंपनीज को रखा गया, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और मिनी रत्न में 14 कंपनीज को रखा गया, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। और उन पर पूरे तरीके से ध्यान दिया गया कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करा जाए। तो मतलब आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पास, मान लीजिए इतना पोर्शन था, तो गवर्नमेंट ने अपने पास इतना पोर्शन रखा और उसको, उसके परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की पूरी तरीके से जो है कोशिश करना शुरू कर दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने अपनाई। नाउ व्हाट इज द थर्ड पिलर ऑफ दिस पॉलिसी? द थर्ड पिलर इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, अगर आप ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई अलग से चीज नहीं करी गई है। जो लिबरलाइजेशन आपने अपनाया, जो प्राइवेटाइजेशन आपने अपनाया, इन टर्म्स ऑफ माई लैंग्वेज मुझे तो ये लगता है कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का अगर मुझसे इफेक्ट पूछा जाए, दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन। क्यों? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में कोई नई चीजें नहीं करी गई। ग्लोबलाइजेशन क्या था? क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। ये मान लीजिए इंडिया है और ये पूरा वर्ल्ड था, क्योंकि आप उनके साथ क्लोज इकोनॉमी बन गए थे। आप उनके साथ कोई इन आउट नहीं हो रहा था, ना आपके यहाँ से सामान आना जाना हो रहा था, बहुत कम हो चुका था, क्योंकि आधा ट्रेड तो हमारा ब्रिटिशर्स ने जो है खराब कर दिया था। बाकी जो हमने इतनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी थी, कस्टम ड्यूटी फलाना ठिकाना, टेक्नोलॉजी का भी आना जाना जो था वो बंद हो गया था। तो ये रहा आपके पास ग्लोब और ये रहा आप, यानी आप अलग थलग पड़े हुए थे ग्लोब से। और जैसे ही आपने ये पॉलिसी अपनाई, नाउ आपका इनफ्लो आउटफ्लो टेक्नोलॉजी को लेकर, गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर स्टार्ट हो गया। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि आप भी उस ग्लोब का हिस्सा बन गए। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यही समझ में आएगा कि जो आपका देश था, यानी जो आपकी इकोनॉमी थी, वो वर्ल्ड इकोनॉमी से अलग पड़ी हुई थी। ग्लोबलाइजेशन में आपने क्या किया? आपकी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया। तो आप देखिए, यही डेफिनेशन है इसकी, नेशनल इकोनॉमी इंटीग्रेट, यानी जोड़ना विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना। और इसको जोड़ने के लिए आपको जो बैरियर्स थे, जो इंटरनेशनल बैरियर्स थे, चाहे वो ट्रेड पर थे, चाहे वो एसेट्स की मूवमेंट को लेकर थे, यानी टेक्नोलॉजी की मूवमेंट को लेकर थे, लोगों की मूवमेंट को लेकर थे, वो आपने कहीं ना कहीं रिमूव कर दिए। तो जब आपने लिबरलाइज्ड पॉलिसी अपनाई, जिसमें आपने काफी लाइसेंसिंग सिस्टम हटाया और काफी कस्टम ड्यूटीज आपने इंप्रूव करे, लाइसेंस सिस्टम इंप्रूव करा, काफी कंपनीज आपके देश में आने लगी, तो इसका सीधा साधा इफेक्ट ये हुआ कि यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ विलेज। इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोला जाता है, गांव है, ग्लोबल विलेज है ना। ये जो आप वर्ड की बात कर रहे हो, इट्स अ विलेज। अभी आप ग्लोब से अलग थे, यानी उस विलेज से अलग थे। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल विलेज, बिकॉज अब आप उनके साथ सब इंटरेक्शन कर रहे हैं, आना जाना हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो उससे आप ग्लोब का हिस्सा बन गए। तो ग्लोबलाइजेशन में कुछ और बड़े चेंजेस नहीं करे गए। बेशक आपकी बुक्स में लिखा हुआ है चेंजेस मेड इन ग्लोबलाइजेशन, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारे चेंजेस जो हैं वो ऑलरेडी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से चेंजेस ग्लोबलाइजेशन में लिखे गए हैं। FDI अलाउ अप टू 51%। तो ये बात हम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन में, कि गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो अलाउ कर दी, राइट। यानी बाहर से आकर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 51%, लेकिन ये सर्टन फील्ड में ही अलाउड था। यानी हर फील्ड में FDI अलाउ करी गई ऐसा बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ये आपके रिटेलर्स के लिए, आपकी इकोनॉमी, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए नुकसानदायक हो सकता था। तो कुछ हद तक, कुछ चीजों में गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ आकर फॉरेन कंपनीज अपना सेटअप क्रिएट कर सकती हैं, वो भी 51% स्टेक के साथ, यानी 50% ऑनरशिप के साथ। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो हमने करे थे, उसमें हमने खुद अपने रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट करी थी, ताकि हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके और हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ सके, राइट। ताकि हम लोगों का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो सके। अगर रुपए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो हमारे देश के ट्रेड को डिमांड करेंगी। इसके अलावा हमने अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी में भी काफी बदलाव करे, कस्टम ड्यूटीज काफी हटा दी, काफी रिस्ट्रिक्शंस हमने हटा दी थी। इसके अलावा अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन टेक्नोलॉजी को हायर करना चाहती है तो उसको लेकर भी अब आपको कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी थी। तो ग्लोबलाइजेशन में जो चेंजेस आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से आप ग्लोब का हिस्सा बन पाए, दैट इज वर्ड ग्लोबलाइजेशन।
अब हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे यानी पॉजिटिव ट्रेड्स क्या रहे इकोनॉमी पे और नेगेटिव ट्रेड क्या रहे। अगर मुझसे पूछा जाए ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बताओ या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन है नथिंग बट द कंक्लूजन ऑफ दैट पॉलिसी। अगर आप इन चेंजेस को देखेंगे तो इसमें भी आपको जो एलपीजी पॉलिसी है उसका कंक्लूजन ही नजर आएगा। हाँ जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के, या फिर यही चीज आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हैं और एलपीजी पॉलिसी के पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं। तो जब हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाई, जो पूरी पॉलिसी अपनाई, इसका जो बेनिफिट हुआ हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी आ पाई, क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी का इनफ्लो आउटफ्लो शुरू हो गया, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमें मिला। इसके अलावा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, जब फॉरेन कंपनीज आई उनको जो है वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो हमारे पास लेबर अबंडेंट है, आपको पता ही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। सेकेंड चीज, तीसरी चीज, जो हमारा सरप्लस रिसोर्स था जो हम अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो लेबर को लेकर था, चाहे वो किसी भी और रिसोर्स को लेकर था, वो अभी एज इट इज पड़ा हुआ था, वो आइडियल पड़ा हुआ था, वो वेस्ट हो रहा था, अब आप उसका यूटिलाइजेशन करने लगे। देखिए फॉरेन जो ट्रेड होता है उसका पर्पस ही होता है कि जैसे मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री ए किसी भी प्रोडक्ट में बहुत एफिशिएंट है और मान लीजिए वो 500 टन बनाती है, लेकिन उसकी जो डोमेस्टिक नीड है वो 400 टन है, और वो जो 100 टन है वो सरप्लस है उसके पास, वो कंट्री बी को वो 100 टन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है और कंट्री बी के पास इसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंट्री बी किसी पर्टिकुलर चीज में एफिशिएंट है और उसके पास कोई सरप्लस चीज है तो वो कंट्री ए को दे देगी, तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज की डिमांड पूरी हो जाती है। जो फॉरेन ट्रेड है उसका जो बेसिक पर्पस है, अगर कभी भी आप फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा होता है जो सरप्लस रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन का भी यही हमें बेनिफिट देखने को मिला। इसके अलावा हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो पहले के मुकाबले जो लो लेवल पे चला गया था वो इंक्रीज होने लगा। जहां हम पूरे वर्ल्ड से हट के बैठे हुए थे, यानी ग्लोबल विलेज से अलग पड़े हुए थे, आफ्टर द पॉलिसी हम अपनी इकोनॉमी को उनके साथ इंटीग्रेट करने में सक्सेसफुल हो गए, राइट। इसके अलावा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसकी रीच भी काफी ज्यादा बढ़ गई, यानी इन्फॉर्मेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने लगी और उसका बेनिफिट हमारी जो जनरेशन है उसको डेफिनेटली पहुंचने लगा। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो कि आप ग्लोबलाइजेशन में भी लिख सकते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी लिख सकते हैं, एलपीजी पॉलिसी में भी लिख सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी चीज के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स हो नेगेटिव ना हो, तो कुछ नेगेटिव यानी क्रिटिसिज्म अगर आपके पास आ जाए कि क्रिटिसाइज कीजिए आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को या जो लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी है इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बच्चों वो ये है कि इसमें इस पॉलिसी के अंदर एग्रीकल्चर को पूरे तरीके से ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कहीं कोई बात नहीं करेगी, आपने पूरा एलपीजी पॉलिसी पढ़ लिया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा कॉम्पिटिशन जो था वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उससे डोमेस्टिक ट्रेड को काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा जो टैक्स पॉलिसी लाई गई वो भी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। उस टैक्स पॉलिसी के पीछे पर्पस ये था कि हम टैक्स इवेजन को रोकें, टैक्स की चोरी को रोकें, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव ये पॉलिसी नहीं रही। इसके अलावा जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी वो भी कुछ खास सही नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था तो 2014-15 में उनकी ये प्लानिंग थी कि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को करीब 50,000 रुपए की अर्निंग हो जाए, 50,000 करोड़ रुपए की अर्निंग हो जाए, लेकिन जो ये एग्जैक्ट अमाउंट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ, जबकि अचीवमेंट जो हुआ वो 34,500 करोड़ ही था, तो ये भी उतनी इफेक्टिव नहीं रही। इसके अलावा जो ग्रोथ थी आफ्टर दिस पॉलिसी अनबैलेंस थी, यानी सर्विस सेक्टर को काफी ज्यादा बूम मिला इसमें, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को इसमें नहीं मिला। यानी जो प्राइमरी सेक्टर था और जो सेकेंडरी सेक्टर था, हाँ सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा बहुत बूम देखने को मिला, लेकिन उतना नहीं जितना हमें टर्जरी सेक्टर में। तो ग्रोथ जब होती है किसी भी कंट्री की तो वो बैलेंस्ड ग्रोथ मांगती है, यानी तीनों सेक्टर में बराबर ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर उतना बैलेंस्ड ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आप देखेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के मुकाबले स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारी कंट्री में गेन कर चुकी है और गेन कर रही थी। तो ये कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। तो देखिए हर एक चीज के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और आपको पेपर में दोनों चीजें बतानी आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर था ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।